Good morning, Hiral. Good morning, Anandji. अभी शुरू नहीं हुआ समर्पण जी. गुड मॉर्निंग. 8:50 8:30 में हम लोग शुरू करेंगे. हाँ जी, हाँ जी.
आज एमडी होम्योपैथी मुंबई एवं उपस्थित गूगल मीट में पार्टिसिपेट करने वाले सम्मानित डॉक्टर्स का एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक, MRSG, HSH एवं मना भाव की ग्रुप की ओर से मैं डॉक्टर गोपाल पंडित हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्रुप की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इनके संचालक डॉक्टर अशोक अवधिया एवं डॉक्टर राशि अग्रवाल विशेष बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से देश विदेश के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक जो माइंड टेक्निक पर काम करते हैं, उनके ज्ञान का शेयर हम लोगों के लिए ग्रुप के माध्यम से करते हैं। सेशन शुरू होने के पहले माननीय स्पीकर का मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों को करा देना चाहता हूं। डॉक्टर रनीता बजाज 1989 में पास आउट होने के बाद करीब 10 वर्षों तक ICR इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी से जुड़ी रही। ICR के सिंपोजियम में इन्होंने अपना बहुत सा केस भी प्रेजेंट किया है। माइंड मेथड पर इन्होंने 2005 में पहला सेमिनार डॉक्टर सहगल साहब का किया था। इधर विगत 6 वर्षों से ये HHF से जुड़ी हुई है। साथ ही ASRH, MRSG एंड HSH ग्रुप में भी केस प्रेजेंट करती रही हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा सेशन स्टार्ट करने का आग्रह करता हूं। वेलकम डॉक्टर रनीता बजाज मैम। Thank you, sir. Thank you for your kind words. Good morning, everyone. Good morning, teachers and my dear friends. मैं पहली बार आपके सामने आई हूँ, जबकि केसेस तो मैं ASRH और MRCG में प्रेजेंट करती रही हूँ, इसलिए मैं भी आपका स्वागत करती हूँ और डॉक्टर अशोक अवधिया को थैंक्स बोलती हूँ मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। आज काफी सारे जनों को देख के मुझे लग रहा है संडे को सुबह को भी पढ़ने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं और कितने ईगर हैं। तो कुछ टाइम वेस्ट न किए हम शुरू करते हैं केस को। मैं अपना PPT प्रेजेंट कर रही हूँ, आप बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है? PPT दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। HSH होम्योपैथिक स्टार्स ऑफ होराइजन, नाम ही बहुत बढ़िया है, और माइंड टेक्नोलॉजी एकेडमी, तो हम माइंड पे ही ज्यादा फोकस करेंगे आज। और सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम माइंड पे क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि कोई भी इलनेस एक स्ट्रेस की तरह है और हमेशा हम कहते हैं कि किसी भी इंसान की पहचान स्ट्रेस में वो किस तरह से काम करता है या स्ट्रेस में किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उससे उसकी पहचान बहुत जल्दी समझ में आती है। तो एक बीमारी भी इसी तरह की एक स्ट्रेस है जिसमें हाँ जी बोलिए सर। जो फॉन्ट साइज है ना बहुत कम है, वो विजिबल नहीं है, नेकेड है। और स्लाइड भी आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्लाइड दिख रहा है सर? ठीक है सर। यस मैम। हाँ ठीक है। तो किसी भी बीमारी के वक्त जो पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, वो बहुत ही एक अक्यूट पिक्चर हमारे सामने पेशेंट के स्वभाव के बारे में रख देता है। और जब हम उसको अपने प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करते हैं तो कभी भी गलत नहीं हो सकते। एक ही बात है कि आपको उसको अच्छे से समझना है, इसलिए हम लोग PPP बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट, प्रोमिनेंट एंड परसिस्टेंट, मतलब जो ऐसे फीचर्स जो अभी तो हैं ही लेकिन वो पहले भी देखे गए हैं और वो काफी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग करते हैं। तो हम ये पेशेंट का भी जो प्रेजेंट, प्रोमिनेंट एंड परसिस्टेंट फीचर्स हैं उसको
ध्यान में लेकर हम इसकी रेमेडी समझेंगे। अभी पहले पैराग्राफ में मैंने ये पेशेंट के परसिस्टेंट फीचर्स, मतलब उसके स्वभाव, मूल गुण जो है उसके बारे में लिखा है। ये पेशेंट मेरे पास काफी समय से है और इसका घर भी मेरे क्लिनिक के काफी नजदीक है, तो मैं उसको देखती रहती हूँ। उसको काफी तरह से ऑब्जर्व किया है मैंने। मेरे पास ये काफी सालों के बाद आई, जब उसके हस्बैंड गुजर गए थे। एंड वो उसको रिकरेंट यूटीआई काफी सालों से है। अभी उसको डायबिटीज भी है और काफी दूसरी कंप्लेंट्स भी हैं, जिसमें उसको नींद नहीं आती है, पेन्स रहते हैं, कभी शोल्डर में पेन होता है, कभी पैरों में पेन रहता है, क्रैम्प्स आते हैं रात को सोते वक्त। तो इस तरह की उसकी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन रिकरेंट यूटीआई उसकी मेन कंप्लेन है। डायबिटीज भी काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन यूटीआई उसको बार बार होते ही रहता है। अब ये औरत ऐसी है कि है वो 56 इयर्स की, लेकिन जो ड्रेसअप करती है, शी ड्रेसेस अप लाइक यंग गर्ल्स। उसका हमेशा ड्रेस गुजराती है और उसके बाल काफी, मतलब वो स्ट्रेटन किए हुए बाल, खुले छोड़ के, और ड्रेसेस हमेशा उसकी वेस्टर्न रहती है। और मोस्टली हम गुजरातियों में देखते हैं कि वो इतना वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती है मिडिल एजेड लेडीज, लेकिन फिर भी ये औरत ऐसी है जो मिडिल एजेड होने के बावजूद काफी यंग लड़कियों जैसे कपड़े पहनती है। इनका एक बेटा है जिसके साथ वो रहती है, बहू और पोता, और एक बेटी है जो कि दुबई में है। शी इज ऑल्सो मैरिड, शी हैज वन सन एंड वन डॉटर। और अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले ही इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और काफी शॉर्ट इलनेस थी, और काफी अनएक्सपेक्टेडली वो हॉस्पिटल गए थे। एक रात पहले भी सब मिलकर आए, अच्छे से सब कुछ था, और किसी ने ये सोचा नहीं, और ये हादसा हो गया। उसको काफी गुस्सा था डॉक्टरों के ऊपर कि उन्होंने शायद केस मिसहैंडल किया, उसकी वजह से उसके हस्बैंड चले गए। तो उसके मन में वो एक डिससेटिस्फैक्शन, एक एंगर था। और इनकी लाइफ वैसे काफी घूमना फिरना, अच्छे से एंजॉय करना, इस तरह की थी। लेकिन अभी जैसे कपल सब जाते हैं घूमने, तो ये अपने हस्बैंड को काफी मिस करती है। लेकिन उनका ग्रुप काफी सालों से है और काफी अच्छा है, तो वो उसको ऑड फील नहीं करने देते हैं, क्योंकि 2-3 और लोग हैं जो सिंगल हैं या जो विडोज हैं, तो इसलिए वो ग्रुप में उसको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। लेकिन कभी भी किसी फंक्शन में, किसी पूजा में, जहाँ पे कपल को साथ में रहना होता है, ऐसे मौकों पे उसको हमेशा रोना आता है और हस्बैंड की याद आती है। इसको डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी आवाज लेनी थी, लेकिन लोगों ने उसको समझाया कि अभी जो चला गया वो तो चला गया, अभी उस केस वगैरह करके क्या फायदा है। अब यहाँ पे वो काफी एक्टिव लेडी है, काफी एक्टिव, काफी जल्दबाजी में रहती हैं। जब भी आती है तो फोन करके आती है, कोई पेशेंट नहीं है तो मैं आऊं, अगर वेटिंग है तो आप मुझे इस तरह का समय दीजिए कि मैं आऊं, उस तरह से आऊं कि मुझे बैठना ना पड़े। काफी रेस्टलेस हैं और बहुत ही एक्टिविटीज करती रहती हैं, कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करती रहती है। तो सोशलाइज करती हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना इन्हें पसंद है, और घर के अंदर भी उन्हें कुछ ना कुछ नया नया बना के, जैसे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, कुछ फ्लावर वासेस हो गए, या चटनियां हो गई अलग अलग टाइप की, या मुखवास हो गए, इस तरह का वो बना के बेचती है। और वो हमेशा ऐसे ही बोलती है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद को ऑक्यूपाइड रहना चाहती है, ताकि उसको दिमाग में और किसी तरह के विचार ना आए। तो इसलिए वो काफी ये सब चीजें इंजॉय करती है, नई नई चीजें बनाती रहती है। और जब वो बनाती है तो उसमें काफी एक्साइटमेंट रहता है। कई बार वो रात रात को जाग जाग के भी वो चीजें बनाती है, और उसे नींद भी नहीं आती है, और दूसरे दिन थकान भी नहीं लगती। एंड शी इज क्वाइट लाइक रिचार्ज्ड बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इस बार भी दिवाली के टाइम पे मैंने उसको पूछा था कि कुछ नया आपने बनाया है, तो उसने वो मुखवास का पूरा हैम्पर बना के, सजा के, बास्केट के अंदर 4 बॉटल्स डाल के और अच्छे से फूल वूल लगा के दिखाने को लेके आई कि इस तरह का भी आप दिवाली में, सब मिठाइयां वगैरह भी लोग कम खाते हैं, तो आप इस तरह का भी दे सकते हैं। तो काफी एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक लेडी है, काफी खुश रहने की कोशिश करती हैं। और जब भी उसको टेंशन के बारे में भी पूछा जाता है तो वो बोलती है अभी तो क्या टेंशन है, बेटा अच्छा है, बहू अच्छी है, बेटी सेटल्ड है, और कोई लाइफ में
दिक्कत नहीं है, बहू भी अच्छी है, काफी केयर करती है। अगर रात को नींद नहीं आई तो सुबह को बोलती है कि मम्मी आप सो जाओ, थोड़ी देर से उठो, मैं तब तक काम कर लूंगी। तो काफी खुश है अपनी लाइफ में। और उसको घर पे सबको बुलाना भी बहुत पसंद है, नई नई चीजें बना के खिलाना पसंद है। जब उसकी बेटी भी आती है तो वो काफी सारी चीजें बनाती है, यहाँ तक कि उसकी बेटी चिढ़ जाती है कि मम्मी आप तो हमेशा किचन में काम करते रहते हो, बार बार पूछती रहती है आज तेरे लिए क्या बनाऊं, आज तेरे लिए क्या बनाऊं। लेकिन ये काफी उनकी केयर करती है और अच्छी है। ये उनका नॉर्मल जो है स्वभाव है। अब बीमारी की तरफ आते हैं। अभी इस बार जो वो आई मेरे पास, अब तक मैंने उनको काफी सारी रेमेडीज दे चुकी थी, फर्क पड़ता था। शी वॉज हैप्पी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा है या कुछ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता रहता था कि अभी तक उसका सिमिलिमम मिला नहीं है, क्योंकि कंप्लेन्स कभी ये कभी वो चालू ही रहती हैं। लेकिन इस बार, और ये हमेशा होता है क्रॉनिक केसेस में, जब भी आपको एक अक्यूट पिक्चर मिलती है तो वो केस खुल जाता है। इट इज लाइक अ की, इट ओपन्स अप द केस एंड फीचर्स बिकम सो प्रोमिनेंट दैट इट बिकम्स इजी टू कैच। इसलिए ये हनीमन सर ने भी बोला है कि क्रॉनिक डिसीजेस में आपको डिसीज कैसे शुरू हुई, क्या उसका इवोल्यूशन था, वो समझना मुश्किल है। लेकिन जब भी अक्यूट पिक्चर आती है तो वो बहुत खुल के प्रोमिनेंटली आती है। तो ये केस में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। ये पेशेंट उस दिन आई, उसको बहुत बर्निंग यूरिनेशन था, वो बाहर गई थी कहीं, वहां से भी उसने मुझे फोन किया था, मैंने कुछ दवाई भेजी थी उसको। वहां पे फिर उसने एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा के कुछ दवाइयां ली। उसको पता है, क्योंकि बर्निंग यूरिनेशन मतलब यूटीआई होता रहता है तो उसे दवाइयां भी पता है, तो वो दवाइयां हमेशा रखती भी है अपने पास। तो वो दवाइयां लेने के बावजूद भी उसका बर्निंग कम नहीं हुआ था। उसको सिवियर बर्निंग यूरिनेशन था, उसने यूरिन टेस्ट भी करा लिया था, उसमें 8 to 10 पल्सेस थे, लेकिन बर्निंग काफी और एक डिस्कम्फर्ट काफी था। तो इस बार मैंने पूछा कि क्या हुआ, इतनी क्या तकलीफ क्यों बढ़ गई है, कोई प्रॉब्लम है आपको? तो वैसे तो हमेशा वो बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार उसने अपना स्ट्रेस बताया कि उसके हस्बैंड ने उसके भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे बिजनेस के लिए, और अभी हस्बैंड की तो डेथ हो गई और बिजनेस जो है वो बेटा संभाल रहा है। और बेटा थोड़ा थोड़ा करके वो पैसे अपने मामा को देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मामा है, रिश्तेदार है, तो कभी थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि चलो हमने एक दिन के लिए कमिट किया लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गया। लेकिन अब उसके मामा की जो स्टेट है, वो खुद भी बीमार है, उनको भी रीनल फेलियर है, उनकी खुद की घर में सबके साथ बनती नहीं है, तो वो परेशान रहते हैं। तो पता नहीं उस परेशानी की वजह से या किस वजह से वो काफी इन लोगों को प्रेशराइज करते रहते हैं कि आप पैसे जल्दी दे दो, पैसे जल्दी दे दो। और काफी रूडली बात करते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे रिश्तेदारों के को भी इनके बारे में कुछ कुछ बताते रहते हैं कि ये पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे, मेरे पैसे लेके बैठ गए हैं। जबकि ये लोग हमेशा इनको समझाते हैं कि हम पैसे धीरे धीरे करके दे देंगे। और मामा जी के पास, मामा जी काफी रिच हैं, उनके पास काफी पैसे हैं, उन्होंने काफी लोगों को पैसे दिए हुए हैं और काफी लोग उनको पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि बाकी लोग तो मुकर गए हैं तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपकी बहन हूं और आप मुझे सुनाते रहते हो, जबकि मैं दे भी रही हूँ और मैंने प्रॉमिस भी किया है कि हम धीरे धीरे करके देंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं पेशेंट को बुरी लगती है। और वो यहाँ उसके घर का माहौल भी बिगड़ जाता है, क्योंकि मामा जब भी रूडली बात करते हैं तो बेटे को भी गुस्सा आता है, बेटा भी थोड़ा चिल्लाता है, कभी कभी कुछ चीजें उठा के फेंक भी देता है। तो उससे घर का माहौल भी खराब हो जाता है और पेशेंट को बहुत रोना आता है। पेशेंट ये बात अपनी बहनों को फोन करके भी बताती है, रोती है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाती है। उसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो भाई के साथ झगड़ ले, कुछ कर ले। वो बोलती है कि मैं भाई से बात करना बंद कर दूंगी, हम रिलेशंस तोड़ देंगे। लेकिन उसका बेटा बोलता है कि नहीं, पैसों के बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे अपने रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ जाए। रिश्तों को क्यों तोड़ना है, मैं तो पैसे दे ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। और इसके अलावा जो पैसे उन्होंने रिटर्न किए हैं उसके बारे में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मामा जी मुकर जाते हैं कि ये रकम आपने दी ही नहीं है। तो इस बारे में भी थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जबकि इनके पास रिटर्न अकाउंट है। उन्होंने मीडिएटर बीच में बिठा के उनको भी सब अकाउंट्स भेजे हैं और ये बात, इस इशू के ऊपर बातचीत चलती है।
पेशेंट खुद नहीं जा पाती है बातचीत करने क्योंकि उसे रोना आता है और वो हैंडल नहीं कर पाती है, वो इमोशनल हो जाती है। इसके बेटा, बहू और जो उनके जीजाजी वगैरह हैं वो लोग बैठ के ये इस चीज के बारे में बात करते हैं। अभी ये पेशेंट को इस चीज का एक गुस्सा है, एक हर्ट है और इसको लेकर वो परेशान है, उसको यही विचार आते हैं और वो सो भी नहीं पाती है। तो ये अभी की परिस्थिति है। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, आप बता सकते हैं। और इसकी जैसे इसको, वैसे वो काफी फ्रेंडली है, काफी सबके साथ मिक्स होती हैं और लोगों को लगता है जैसे ये सबके साथ अपनी बात करवा सकती, बात मनवा सकती है क्योंकि वो मीठा बोलती है, भाई के साथ है या कोई भी पड़ोसी वगैरह है। और वो अपने बेटे को भी बोलती कि बेटा मीठा बोल के तू सॉर्ट आउट करना, झगड़ा मत करना, कड़वा मत बोलना। इस तरह से उसका स्वभाव है। तो थोड़ा हम 5 मिनट के लिए कुछ इनपुट्स ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Sensitive to rudeness. हाँ जी, Sensitive to rudeness है हाँ जी, और इसे पैसे देने के बाद भी इनके भाई के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी, तो इसको लेकर ये डिसअपॉइंटेड भी हैं हाँ जी, वेरी गुड। और ये कह नहीं पाती हैं, तो यील्डिंग भी है, माइल्डनेस है क्योंकि ये अपनी बातें रख नहीं पाती हैं और बीपिंग मतलब ये रो रही हैं, इनका रोना आता है क्योंकि रिश्ते में ये सेंसिटिव है। हाँ जी, बहुत तो बढ़िया, बताइए आप। तो मुझे और इनका जो प्रीडोमिनेंट है ये आर्टिस्टिक भी है, केयरिंग अदर में रही हैं और ड्रेसिंग वगैरह है तो काफी लाइवली हैं। हॉबीज भी इसे ले सकते हैं हम क्योंकि जिस ढंग का ये ड्रेसिंग करती हैं अपने को अट्रैक्टिव या एक्टिव एजाइल रखने के लिए। मैम ये मुझे समझ आ रही है। ओके मैम। कोई रेमेडी आपके दिमाग में चल रही है सर मैडम? मैम कार्ड्स तो मुझे लग रही है। वेरी गुड, काफी अच्छा, आपने काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी। ओके मैम। और कोई? मैम ये अक्यूट में तो स्टेफिस एग्रिया लग रही हैं क्योंकि हाँ जी, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। हम इनका अक्यूट ही देख रहे हैं ना अभी पूरा। आपने कहा कि एंट्री अक्यूट से ले, तो इनको काफी वो फील हुआ है और ये बोल नहीं पा रही हैं अपने ब्रदर को, पर इनको इंडिग्नेशन हर चीज सप्रेस करके बैठी हुई हैं। और मैम अधिकतर स्टेफिस एग्रिया मैम उन लेडीज को मैंने ऑब्जर्व किया है जो गुस्सा सप्रेस करके रखती हैं। एक्यूट का बताया मैंने, एज ए होल मेडिसिन का नहीं बताया मैम। कुसुम जी, ये क्या है ना कि अगर हमको अक्यूट और क्रॉनिक पिक्चर दोनों सेम मिलती है तो वो बहुत एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सब फीचर्स को लेके एक टोटालिटी बना सके। जी मैम, थैंक यू सो मच। हेलो हाँ जी, मैम, ये ना कोक्वेटिस है। आपने बताया इनका ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, तो कोक्वेटिस टू मच है। दूसरा है कि जब भी आती है ये फोन करके आती है ना, कोई है तो नहीं, और जल्दी फटाफट टाइम नहीं लगना, तो इम्पेशंस भी लगी। दूसरा, हाँ, दूसरा आपने बताया था कि काम करती रहती है और बताती है कि मुझे उससे आराम मिलता है, तो डाइवर्जन, ऑक्यूपेशन डाइवर्जन अमर एमिलिटेशन है। और एक बताया था आपने कि इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, वो बोलती है कि डॉक्टर की गलती के कारण हुई है, तो रिप्रोच कर रही है अदर्स को और अपने मतलब कुछ ना कुछ नई डिश बना के, ये तो अफेक्शनेट भी लग रही है, तो ये लेके सीस लग रही है मैम मुझे।
और साथ में वेजाइना में जैसे आपने बताया कि बर्निंग हो रही है इनको यूरिन के टाइम पे, तो डेल्यूजन फायर भी हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पकड़ा है। आप अपनी चार्ट के और रेमेडीज बता सकते हैं आगे करके? मैम इसमें नक्सवोमी का सेकंड नंबर पे है आर्सेनिक, नेट्रम्यूर, प्लेटिना, पल्सेटिला। ये इग्नेशिया का तो दिख रहा है स्क्रीन में, इग्नेशिया के आगे और क्या मेडिसिन हैं? जी मैम बता रहा हूँ, एक मिनट। ये है इसमें इग्नेशिया के बाद में मैम कार्सिनोसिन है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, अच्छे पॉइंट्स पकड़े हैं आपने। ठीक है, चैट में काफी लोगों ने हार्मनी डिजायर, sensitive to quarrels, indignation, suppressed anger, grief, vivacious, communicative, artistic. Very good. और कोई रेमेडी आप बताना चाहेंगे? ये जो भी व्यूज आए हैं उसमें काफी सारी बातें क्लियर होती है कि ये लेडी काफी वाइवेशियस है, एक्टिव है, रेस्टलेस है, इम्पेशेंट है, काम करना चाहती हैं, खुद को खुश रखना चाहती हैं, और इंडिग्नेशन तो है ही, और हार्मनी चाहिए, उसके लोग चाहिए, फैमिली चाहिए। काफी सारी जो रेमेडीज आई हैं वो भी नजदीक हैं, जैसे कार्सिनोसिन है, फॉस्फोरस है, लैकिसिस है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब हम कॉकेटिश टू मच लेते हैं तो कॉकेटिश में बेसिकली क्या होता है कि मेल अटेंशन चाहिए आपको, तो हर बार वो अट्रैक्शन होना जरूरी है या नहीं है। और दूसरी बात, जब हम इस तरह के रूब्रिक्स लेते हैं तो हम खुद को थोड़ा लिमिट कर देते हैं, क्योंकि कॉकेटिश टू मच में काफी कम रेमेडीज हैं। तो अगर पूरी पर्सनालिटी को हम देखेंगे और अगर हम किंगडम एनालिसिस से जाते हैं, जैसे अपने होम्योपैथी में काफी सारी मेडिसिन हैं, प्लांट किंगडम की हैं, एनिमल किंगडम की हैं और मिनरल किंगडम की हैं, इम्पॉन्ड्रिबलिया है, नोजोट्स हैं, सार्कोट्स हैं। इस तरह से अगर हम किंगडम के लिए ये फीचर्स भी अगर ले लेते हैं तो काफी जनरल लेवल पे हम एक बड़े ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो एक इनर नेचर है पर्सन का। तो अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको ये औरत कौन से किंगडम की लगती है? मैं आपको एक सोचने का एनिमल किंगडम की माँ। हाँ जी, अभी अगर आप एनिमल किंगडम पे आते हैं तो कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस, ये सब आउट हो जाता है। अभी आप फोकस कीजिए कि एनिमल किंगडम पे अगर हम फोकस रखते हैं, मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रही हूँ कि आप अपनी थिंकिंग को किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम कुछ कुछ रूब्रिक्स में अटक के रह जाते हैं और पेशेंट की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है एज अ होल, जो पर्सन है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपकी स्टैटिस्टिक्रिया भी आउट हो जाती है। तो अगर आप एनिमल किंगडम पे फोकस रखते हैं, लैकेसिस, यस, लैकेसिस के अलावा और कोई मेडिसिन आपके ध्यान में आती है? टेरेंटुला भी अपने को तरह तरह के चीजों से सजाता है, कपड़े पहनता है, लेकिन उसका नेचर माइंड दूसरा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सजेशन है। लेकिन इस तरह का जनरली डेकोरेशन और सजावट वगैरह एनिमल किंगडम में ज्यादा मिलती है। बहुत बहुत ही अच्छा आपका इनपुट है, वेरी गुड। जी। अगर हम देखेंगे अभी, टेरेंटुला स्पाइडर ग्रुप को बिलोंग करती है, लैकेसिस स्नेक ग्रुप को
रेप्टाइल ग्रुप को बिलोंग करती है। तो अब आप इस औरत को अगर देखते हैं तो लैकेसिस में जो रिएक्शन, अगर फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं तो जिस तरह का रिएक्शन आएगा, आप क्या मतलब कॉमनली लैकेसिस तो लोगों ने काफी दी हुई है, तो इसके हिसाब से आपको लैकेसिस का कौन सा रूब्रिक याद आएगा या किस तरह का रिएक्शन याद आएगा? मैम एंगर टच्ड यस, व्हेन वेरी नाइस। रेज रिन्यूड बाय टच। सिर्फ एंगर नहीं है, रेज है, रोष है, मतलब काफी गुस्सा है। इस औरत में वो गुस्सा नहीं दिखा, एक हेल्पलेसनेस और एक रोना। इसलिए वो मीटिंग्स में भी नहीं जा पाती कि मैं बराबर बात अपनी रख नहीं पाऊंगी। कॉन्फिडेंस वांट्स में भी है मैम। हाँ जी, कॉन्फिडेंस वांट्स में जैसे कि अपने काम में उसको तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये इस तरह से कम्युनिकेशन में जो अपनी बात रखनी है या झगड़े को निपटाने के लिए, अगर मीडिएट करने के लिए, कोई कॉम्प्रोमाइज पे लाने के लिए, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, लैकेसिस इज वेरी इंटेलिजेंट। जी मैम। लैकेसिस में कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज्यादा है। और लैकेसिस में लेमेंटिंग भी काफी आता है, वो दूसरे की बारे में इतना वो बोल देगी, जबकि इसको ऐसा विचार आता है कि रिलेशन तोड़ना चाहिए, लेकिन बेटे ने समझा दिया कि नहीं, पैसे की वजह से रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए, तो वो भी समझ जाती। cowardice opinion without courage to express own. हाँ सर, इसमें वैसे कॉवर्डिस नहीं दिखता है, अगर आप पूरी पर्सनालिटी को देखेंगे तो इसमें कॉवर्डिस नहीं है। और ओपिनियन से ज्यादा क्या है ना कि एक जो रिश्तों में थोड़ी दरार पड़ गई है, उसको लेके ये इमोशनल हो जाती है, और वो इमोशंस की वजह से वो बोल नहीं पाती। सेंटिमेंटल। हाँ, इमोशनल है वो। नाजा, यस, नाजा इज अ गुड चॉइस। यस, नाजा फिर से वही स्नेक है ना, नाजा में भी काफी स्नेक की ही क्वालिटीज आएंगी, खाली वो थोड़ा एक लैकेसिस के कंपैरिजन में मॉरल्स ज्यादा रहेंगे। हाँ समर्पण जी, आप एपिस पे हैं, आप एपिस के बारे में कुछ बताएंगे? एपिस सेपिया, आप अपनी कुछ बताएंगे? हाँ, टोटलिटी के बारे में बताएंगे। बिजी बी, वेरी गुड। मालती जी? जी मैम। हाँ बताइए। मेनन, मालती मेनन ने एपिस बिजी बी लिखा है। एपिस ऑल्सो एक्टिव, यस। ठीक है, रेमेडी इस केस की एपिस ही है। अगर कोई बताना चाहता है और ज्यादा थोड़ा तो बताए, नहीं तो फिर मैं पीपीटी पे चली जाऊंगी। कोई रूब्रिक्स या कोई अंडरस्टैंडिंग बताना चाहेगा? जी, यूरिन इन्फेक्शन बहुत है इसमें, राइट। माइंड के लेवल पे एक्टिव है, बिजी है। मैम मैं एपिस में मेड हिलैरिटी होती है, उसको अंदर दुख होता है पर वो हंसती है, ऑक्यूपेशन में बिजी रहना चाहती है, एफेबिलिटी है उसमें, और वो एक्टिव होती है और बहुत ही नाइस लेडी होती है, और इसको यूरिन भरनी भी है मैम। और वो किसी को बताना नहीं चाहती कि वो अंदर से दुखी है।
और मैम एपीसी एपीसी लग रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। मौत सिमुलेटिंग हिलैरिटी, आपने जो बताया कि उसके अंदर दुख होता है बट वो फिर भी खुश दिखाती है कि वो काफी खुश है। तो हम विदाउट डिलेइंग वी विल गो टू पीपीटी ताकि हम रेमेडी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। फ्राइवुलस चेयरफुल भी होती है, फ्रूटलेसली बिजी भी रहती है। हाँ जी, वेरी गुड। एपिस मेल फ्रूटलेसली बिजी रहना रहती है, और केयरिंग अदर भी है। और मैम अभी और याद नहीं आ रही। वेरी गुड, वेरी गुड। हम आगे चलते हैं और इसके टोटालिटी देखते हैं। पीपीटी दिख रहा है सर? यस मैम। तो ये मेरी टोटालिटी थी। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, busy, occupation ameliorates, vivacious, loquacity, offended easily, affability and industrious। ये बेसिस पर मैंने उनको एपिस 200 सिंगल डोज दिया था। हम और एपिस का थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एब्जॉर्ब्ड फैमिली मैटर्स इन एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी। अभी अगर हम देखेंगे तो एनिमल किंगडम में प्लस जो इंसेक्ट्स हैं वो ग्रुप में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं। ये जो है वो स्वॉर्म्स में रहती हैं बीज, और मिलजुल के काम करती हैं और अपना हनी बनाती है। फ्लावर्स का नेक्टर लेके उसमें से हनी बनाती है। तो एब्सॉर्ब्ड फैमिली मैटर्स इन एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल। जब कोई काम करना होता है तो इसे नींद भी नहीं आती है, वो इतनी एक्साइटेड रहती है कि रात भर जाग जाग के भी वो काम कर लेती है। बिजी फ्रूटलेसली, अगर देखा जाए तो फ्रूटलेसली इसको बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। इसको पैसे नहीं कमाने, इसे काम करना है। तो इसके माइंड में फ्रूट की चिंता नहीं है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, वो लेकिन जो प्रोसेस है वो बनाने का वो इंजॉय करती है। चेकिंग फैमिली मैटर्स, ये अपनी बहनों वगैरह से भी बात करके ये बात क्लियर करना, या उसके भाई बाकी लोगों को क्या बता रहे हैं इसके बारे में, वो सब के बारे में वो जानना चाहती है। डांसिंग, डेल्यूशन परस्यूड ही वॉज फ्रेंड्स बाय। फ्रेंड्स में कोई भी व्यक्ति जो आपका शुभ चिंतक है वो हो सकता है। डेल्यूशन टंग वुड, टंग इज मेड ऑफ, मतलब वो बोल नहीं सकती है। वुड मतलब लकड़ी, जो उसमें कोई जीवन नहीं है, जीवित नहीं है, तो उसकी जो जबान है वो इस तरह से कड़क हो जाती है, इस तरह से वुड की बन जाती है कि वो वहां पे कुछ बोल नहीं पाती। प्योर हार्ट डिसीज ऑफ ऑर्गेनिक डिसीज, अभी इसमें आप हार्ट डिसीज, एक अपने दिल के जो करीब लोग होते हैं उनके साथ कोई तकलीफ ना हो। ग्रीफ साइलेंट, ये हस्बैंड को मिस करती हैं। जब भी मौके इस तरह के आते हैं तब वो ग्रीफ उसकी दिख जाती है, बट अदरवाइज वो काफी खुश रहने की कोशिश करती है। रेस्टलेसनेस मूव मस्ट कॉन्स्टेंटली, सेंसिटिव स्टील पॉइंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स हर। इसके भाई जो दूसरे लोगों को इसके बारे में कुछ बुराई करते हैं, इसके बारे में कुछ बताते हैं, तो इसको बहुत बुरा लगता है। वीपिंग एवरीथिंग अबाउट, इसे तुरंत रोना आ जाता है। ये सब अगर बेटे ने भी गुस्सा कर दिया घर में तो उसे गुस्सा रोना आ जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। अभी लैकेसिस एंड एपिस काफी क्लोज आते हैं। किस तरह से क्लोज आते हैं वो देखिए। अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स, परसिवियरिंग इन नथिंग, फ्रिवलस, फुलिश बिहेवियर, एक्सेंट्रिसिटी। इसमें आपको लैकेसिस, एपिस एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम दिख रहा है। और थोड़ा आगे जाएंगे। डेलीरियम, ये जो पूरा सेट ऑफ रूब्रिक्स है इसमें वो इसकी थीम वो है कि इसे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या बता रही है और उसका रीजन क्या है।
तो delirium well declare she is, delusion well he is, ये सब रूब्रिक्स हम काफी देखते हैं, लेकिन हम हमेशा ये रूब्रिक्स लेके ओपियम, आर्निका, थायोसाइमस जैसी रेमेडीज पे चले जाते हैं, लेकिन ये एपिस में भी काफी प्रोमिनेंट है। Delusion well he is, well says he is well when very sick. Mirth, wretched, simulating hilarity while he feels. Foolish behavior. Indifference, complaint, does not. तो इसका जो है अभी देखते हैं हम ओपियम में क्या होता है। एक इंडिफरेंस है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी एक तरफ ज्यादा सेंसिटिविटी है, एक तरफ से बिनम्ड है, उसकी सेंसिटिविटी नहीं है, एक पेनलेसनेस है, वो महसूस नहीं करता है, फ्राइट से भी वो शॉक में चला जाता है। तो एक ड्रग रेमेडी होने के हिसाब से उसमें जो सेंसिटिविटी में पोलैरिटीज है, और वो उसमें फियर ऑफ एग्जैजरेशन, आप सबको पता है, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस, सॉरी, और उसमें एक कैलकुलेशन है कि कब तक सहन करना है और कब एक्शन लेना है, और एक बार वो लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद वो काफी एक्टिव होके फिर वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। आर्मी का सबको पता है कि अपने एक इगोटिज्म की वजह से वो मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं बीमार हूं, मैं हेल्पलेस हूं और मुझे किसी की जरूरत है या मुझे किसी से एहसान लेना। हायोसाइमस हाई स्पिरिटेड रहता है, उसे लगता है कि ये जो बीमारी है वो तो है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे इंजरी ना हो, ऐसा कोई प्रोसेस ना किया जाए, ऐसी कोई दवा ना दी जाए कि मैं जो स्टेट में हूं उससे भी कुछ बदतर पोजीशन में मैं चला जाऊं। उसमें एक इंजरी का फियर रहता है, या एक बेड डिजायर टू रिमेन इन होता है, उसे ठीक होना है लेकिन अपने बेड से भी नहीं निकलना होता है क्योंकि बेड में उसको एक कंफर्ट लेवल है, तो वो कंफर्ट भी उसको चाहिए, एक इंजरी, ताकि आगे बढ़े नहीं। और आर्सेनिक में भी ये एक चीज है कि आर्सेनिक को बिजनेस और पैसा इतना प्यारा है कि उसे सिर्फ जो तकलीफ है, अगर वो तकलीफ एक बार कम हो जाए तो वो इंडिफरेंस रिकवरी में चला जाता है। तो ये सब रीजंस हैं इन सब रेमेडीज में। कंप्लेन डज नॉट एंड डेल्यूशन वेल ही इज। और पोडोफाइलम में तो सेल्फ डिनायल है, उनको खुद को इतना अपनी केयर नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से वो इतनी कंप्लेन नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि एपिस के बारे में मटीरिया मेडिका में क्या लिखा हुआ है। यहां से हम पढ़ रहे हैं, honeybee is a highly sensitive creature as witnessed its unerring sense of direction from and back to the hive in quest of nectar. फूल से जब वो नेक्टर लेके वापस वो ही अपने छत्ते में पहुंचती है, तो इसलिए उसका डायरेक्शन सेंस काफी अच्छा है। It is also violently as witness the phenomena of swarming and also the fury of onslaught on mass. बोलते हैं ना कि छत्ते को अगर आपने हाथ लगा दिया तो सब मधुमक्खियां आपके पीछे पड़ जाएगी, और किसको टॉलरेट करना है और किसको नहीं करना है। जैसे वो बेयर को वो टॉलरेट कर लेती हैं, उसको हनी दे देती हैं, और जो अगर उनको रॉबर बीज वगैरह हैं, उसको जो गार्ड रहते हैं, जो वर्कर बीज और ऑन गार्ड रहते हैं, वो उसको छत्ते से कुछ लेने नहीं देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हनी बी इज अ रेस्टलेस बीइंग. It flits from place to place, never staying too long on with one flower. The dreams of provers are said to be full of flying, of traveling from place to place, of taking great leaps, and also of business affairs of care and toil. हम आगे देखेंगे कि ये bees क्या क्या काम करती हैं. The bees take great care not to be overheated, using an ingenious system of bringing droplets of water to the top of the hive where a group of worker bees are fanning ceaselessly. ये छत्ते को ठंडा रखना है, इसमें जो गर्मी है, इसमें जो एक हीट है, उसको ठंडा करने के लिए भी वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं जो छत्ते के ऊपर पानी लेकर उसका पंख हिलाते रहते हैं ताकि वो कूल होता रहे। मतलब इसमें ये इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम है, उसकी वजह से भी ये खुश रह पाती हैं और इतने गुस्से में नहीं जाती हैं, या इतनी ओवरहीटेड होने के बावजूद भी लैकिसिस जितना रिएक्शन नहीं देती है। सेंसिटिविटी टू हीट is most prominent features of apis picture.
Each individual the hive goes through a number of functions. ये बहुत important है, इसके लिए हम next इस पे जाएंगे तो और clear दिखेगा. Worker honeybees have different jobs according to their age. 1 or 2 days old have the job to clean the cells. They start with the one they were born in. They also keep the brood warm. Brood मतलब उनके जो अंडे हैं उसको वो गर्म रखते हैं, मतलब warmth देते हैं, मतलब प्यार देते हैं, एक क्या बोलते हैं, कोजीनेस देते हैं. 3 to 5 days old, their job is to feed older larvae. इसमें आपको एपिस में कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी नहीं दिखेगी, लेकिन ये केयर वाला जो एस्पेक्ट है वो आपको दिखेगा. 6 to 11 years old, they have the responsibility to feed the youngest larvae. 12 to 17 days old, they are producing wax, carrying food, building combs, and have undertaker duties. 18 to 21 days old, they are protecting the hive entrance and have guard duty. From 22 days to the end of their life, at around 40 to 45 days, they fly from the hive and collect pollen and nectar and water, etc. तो ये आप देखिए कि ये बी एक छोटा सा कीड़ा है, इंसेक्ट है, लेकिन उसमें कितना ऑर्गेनाइज्ड पूरा जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, जो एज वाइज जो फंक्शंस वेल डिफाइंड है, दे आर प्रोग्राम्ड. और ये आपको इंसेक्ट्स में बहुत मिलेगा, क्योंकि आप एंट का भी अगर स्टडी करेंगे, फॉर्मिका रूफा का, तो उसमें भी काफी सारे जो सोसाइटी है उनकी, एंट्स की सोसाइटी बहुत वेल मैनेज्ड होती है. अगर आप उसकी वीडियोस या पिक्चर्स देखेंगे तो वो इतना अच्छे से स्मूथली सबका काम चलता है, और जिस तरह से वो अपना खाना लेके आते हैं, अपने घरों में रखते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, बहुत ही इंडस्ट्रियस, बहुत ही बिजी वो भी है. तो आपको हमेशा ये इंसेक्ट्स में मिलेगा कि दे आर वेरी बिजी. एक ये बिजीनेस का एस्पेक्ट है, और इनकी जो एक्टिविटी है वो दिमाग से सोची हुई स्ट्रैटेजी, एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ये सब उसको ड्राइव नहीं करता है. ये उनका इनबिल्ट रोबोटिक मूवमेंट्स है, उनके सिस्टम में ये डला हुआ है. उनमें वो अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसके हिसाब से ये अगर बी इतने दिन की है तो ये काम करेगी, इतने दिन की है तो ये काम करेगी, इतने दिन की है तो ये काम करेगी. तो इनमें वो इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ एक इंडस्ट्रियस एक्टिविटी है जो उनको अलॉटेड है, जो उनके सॉफ्टवेयर में बैठी हुई है, वो करती रहती है. तो हमको दिखेगा कि वो काफी इंडस्ट्रियस हैं, काफी इंटेलिजेंट होंगी, लेकिन इनमें इंटेलिजेंस इतना नहीं है. हम आगे जाएंगे तो इसकी इम्बेसिलिटी और फुलिश बिहेवियर की तरफ भी जाएंगे. तो ये आपको स्नेक वगैरह से जो इंटेलिजेंट रेमेडीज हैं, जो साजिश करते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उससे ये आपको डिफरेंशिएट कर देगी इस तरह की जो एक्टिविटी है. आगे बढ़ते हैं. ये सब फंक्शंस एज वाइज है. इन्वर्टिब्रेट, प्रिमिटिव, इंस्टिंक्चुअल, रोबोटिक. अभी ये सब अपने आप होने वाली चीजें हैं जो उनमें इनबिल्ट हैं. उनको सोचना नहीं पड़ता है, उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता. इसलिए ये प्रिमिटिव, इन्वर्टिब्रेट है मतलब उसमें ब्रेन का जो है वो फंक्शन कम है. प्रिमिटिव है, ओल्ड मतलब उसमें कोई नयापन या कोई रिवोल्यूशन या इन्वेंशन नहीं है. इंस्टिंक्चुअल है, जो अपने बेसिक सेंसेस के ऊपर काम करती है, और रोबोटिक है. इसलिए हम देखते हैं कि प्रिमिटिव में और इंस्टिंक्चुअल में इनको जेलसी ड्राइव करती है. एम्बिशन ड्राइव नहीं करेगा, लेकिन जेलसी ड्राइव करेगा. सेक्सुअल डिजायर इनको ड्राइव करेगी. मेनी साइट्स, अभी इसमें जो हमने देखा कि एज वाइज जो भी फंक्शंस हैं, तो अगर आप एपिस में देखते हैं तो एपिस में ये सब शेड्स आपको दिखेंगी. ये डिफरेंट टास्क एंड एबिलिटीज वाली शेड्स दिखेंगी. एक इंडस्ट्रियसनेस दिखेगा, एक कूलिंग वाला दिखेगा जो एफेबिलिटी है, जो दूसरों के साथ भी उसका केयरिंग वाला जो एस्पेक्ट है, क्लीनिंग, मेंटेनिंग, प्रोक्योरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नर्चरिंग, स्वीटनेस, लव, ब्यूटी, फ्लावर्स. हमने हमेशा जो एपिस मटीरिया मेडिका में पढ़ी है वो जेलसी वाली ही पढ़ी है, जो फायर में जलती रहती है, जो एक सेक्सुअली बहुत एक्टिव रेमेडी है. लेकिन उसके ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो लेस मॉर्बिड एस्पेक्ट्स हैं. जो हम बोलेंगे, अगर मायाज्म वाइज बोलेंगे, तो जो सोरिक पिक्चर है, काफी सारे रेमेडीज की आपको सोरिक पिक्चर
मटीरिया मेडिका में नहीं मिलेगी, काफी एडवांस्ड पैथोलॉजी वाली काफी मॉर्बिड पिक्चर मिलेगी। तो ये जो हमको रूब्रिक्स के थ्रू मिलता है, हमको ये सब उसमें उनकी जो लेस मॉर्बिड वाली पिक्चर है, क्योंकि अभी ये पेशेंट इतनी डीप पैथोलॉजी में नहीं गई है, तो इसमें इसके जो इमोशंस भी है वो इतने मॉर्बिड या इतनी हेट्रेड वाले और इतने वो रिवेंजफुल वाले वैसे नहीं है। प्रोटेक्टिंग, फाइटिंग, स्टिंगिंग, कंपीटिंग फॉर मेटिंग एंड जेलसी। तो ये पेशेंट को अभी तक इस तरह का कोई इसके लाइफ में स्टिंगिंग, कंपीटिंग फॉर मेटिंग वगैरह नहीं आता है, क्योंकि अपनी एक सोसाइटी जो है उसमें ये सब इतना सारा कंपटीशन वाला एस्पेक्ट नहीं आता है। फिर से हम रूब्रिक्स की तरफ जाते हैं। एब्सॉर्ब फैमिली मैटर्स इन हमने देख लिया, एंजाइटी फैमिली अबाउट, केयर्स फुल ऑफ, ये सब फैमिली के रूब्रिक्स हैं। बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन, बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन में कैसा होता है कि आप लोगों से कुछ भी बोरो कर सकते हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, आप उनकी तकलीफ ले सकते हैं, आप उनका दर्द ले सकते हैं। तो बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन में ये चीजें भी आती है जो उसको एक एफेबिलिटी देती हैं कि वो लोगों से जुड़ सकते हैं। डांसिंग, क्योंकि आप बोरो उनसे ही करोगे जिसको आप जानते हो, पहचानते हो। नर्स्ड इन चिल्ड्रन बीइंग डिजायर्ड डे टाइम ओनली, ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। मतलब इसमें केयरिंग का एस्पेक्ट इतना है कि छोटा सा बच्चा भी रात के टाइम पे परेशान नहीं करता है और दिन में ही नर्स करता है। ये मुझे एस्पेक्ट काफी स्ट्रेंज लगा और मैंने कभी ये रूब्रिक देखा भी नहीं था, और हमने कभी एपिस को इस तरह से केयरिंग तरीके से देखा नहीं है। अभी ये उसका जो है थोड़ा एक लाइट वाला शेड है, एंटीक्स प्लेइंग, चाइल्डिश बिहेवियर, डिलीवरी आफ्टर। डिलीवरी आफ्टर आप सोचेंगे ये भी सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। डिलीवरी के बाद जो एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो मदर्स काफी थकी हुई, मदर्स काफी रिस्पॉन्सिबल, डरी हुई कि मैं बच्चे को बराबर संभाल पाऊंगी कि नहीं, क्या करूंगी मैं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि चाइल्डिश बिहेवियर, डिलीवरी आफ्टर, तो उसमें इतनी लाइफ है, इतना एक उसकी रिलेशनशिप्स भी हैं कि वो खुद को भी डिलीवरी के बाद भी चाइल्डिश रख सकती है। फुलिश बिहेवियर, फ्रिवलस, हीडलेस, इडियोसी है इसमें। जो मैं बात कर रही थी कि लैकेसिस इज इंटेलिजेंट, लेकिन इसमें एक इडियोसी और इम्बेसिलिटी है, इसको एक सर्कमस्टांस की समझ नहीं है। Mirth, wretched, simulating hilarity while he feels, senses confused, इसमें क्लैरिटी नहीं है। सस्पिशन भी फुलिश है उसका। अगर हस्बैंड वाइफ होंगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो बेकार ही में शक करेंगे, हर चीज पे शक करेंगे, क्योंकि उसमें उनमें पॉजिटिवनेस इतना है। will control over his will, does not know what to do, has no head, sorry, mind, head, control over his will, does not know what to do, with dullness in head। तो इसमें एक ये डलनेस है जो उसको सिचुएशन को सोचने, समझने या सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं देता है। अभी ये इसकी जो एनिमल क्वालिटीज हैं, उसके जो फीचर्स हैं बाकी के एनिमल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये है vivacious perspiration during, striking himself, knocking his head against wall, nymphomania। निम्फोमेनिया में भी वही एक्टिविटी है जो कम नहीं होती। मतलब एक जो निम्फ है वो इतना पत्ता खाता है, लीव्स को इतना खाता है, खा खा के वो बढ़ जाता है और लार्वे बन के वो आगे प्रोग्रेस होता है। सॉरी, लार्वा खा के उसको एक एडल्ट इंसेक्ट में बदलता है। Mania, sexual mania increased, jealousy women in, destructive and abusive, ये सब फीचर्स हैं एपिस में। लेकिन एज कंपेयर टू टैरेंट्यूला, एज कंपेयर टू लैकेसिस, उसमें ये चीजें कम है, बिकॉज इतना इंटेलिजेंस ही नहीं है। टैरेंट्यूला जिस तरह का स्कीमिंग करेगा, जितना प्लॉटिंग करेगा, जितना फेनिंग करेगा, उसमें वो इंटेलिजेंस है। लैकेसिस में भी वही टाइप का इंटेलिजेंस है कि अगर बदला लेना है तो किस तरह से वो प्लान बना सकता है। कैंथरस में आपका एक इररेवरेंस है, रेवरेंस नहीं है, वो
भगवान को भी बुरा बोल सकता है। वो एक तीखा इंसान है। एंडोक्टाइल भी एक स्पाइडर है। मॉस्कस इज अ डियर। उसमें ज्यादा अट्रैक्शन और सेक्सुअलिटी की थीम है, और फेनिंग, मॉस्कस में भी फेनिंग काफी है। स्पॉन्जिया इज ऑल्सो एन एनिमल, लेकिन स्पॉन्जिया काफी लोगों को पता है, हाई स्पिरिटेड, दिल वाली मेडिसिन, पर्ट। तो ये सब रेमेडीज से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेपिया में जैसे काफी ड्यूटी सेंस ऑफ है, काफी अलर्ट है, काफी समझ जाती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरह से काफी सारी रेमेडीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एनिमल किंगडम में भी। इसलिए इसको एपिस 200 सिंगल डोज दिया गया था, और 1 हफ्ते के बाद ही उसको कोई बर्निंग नहीं थी। और फर्स्ट टाइम जो लिंगरिंग बर्निंग थी वो भी बर्निंग नहीं थी। नहीं तो उसको थोड़ा बहुत बर्निंग, थोड़ा कम पानी पिया तो बर्निंग हो जाती है, वो सब रहता था। तो अभी उसको बर्निंग बिल्कुल नहीं है। शी स्लेप्ट बेटर। वो हमेशा हफ्ते में 2-3 बार या रेस्टल खाती थी, नींद नहीं आती थी इसलिए, या एक रूम से दूसरे रूम में जाती थी। वो उसका अभी कम हो गया। वो सोई, उसने बोला पहली बार मुझे आपकी दवाई का नींद पे असर हुआ। थॉट्स कम हो गए। ओवरऑल शी वाज क्वाइट काम। अभी उसकी वही भाई की बेटी है, वो अमेरिका से आई है, यूएसए है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। और भाभी ने उससे बात की, भाई ने बात नहीं की, लेकिन भाभी ने उसको इनवाइट किया। और सबको लगा था कि ये उसको मिलने नहीं आएगी, लेकिन इसने बोला कि नहीं, हम बड़ों के बीच की बात है तो मैं बच्चों को पे असर नहीं होने दूंगी इस चीज का। तो काफी मेंटली भी काम थी। तो इसके साथ जो मुझे बताना है वो मेरा कंप्लीट हुआ, एंड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू मैम। अब आपको थैंक जो यू क्वेश्चन सो पूछने हैं आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस मैम डांसिंग का बताएं मैम। हाँ सर। डांसिंग जैसे सेपिया में डांसिंग है, इसमें भी बताएं थोड़ा डांसिंग के बारे में। सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसके बारे में? डांसिंग डांसिंग। डांसिंग डांसिंग डांस। डांसिंग, हाँ। डांसिंग की मूवमेंट भी आपकी एक इंस्टिंक्चुअल मूवमेंट होती है और ग्रेसफुल मूवमेंट होती है। तो डांसिंग में ऐसा है कि वो स्मूथ ग्रेसफुल मीटिंग है, कि जैसे एक स्टेप के बाद आपका दूसरा स्टेप आएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो भी आपके स्टेप्स हैं वो काफी एक रिदम में एक स्मूथली चलते जाते हैं। तो इसमें भी जैसे ये काम, इसका जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन की अगर बी होगी तो उसका काम क्या होगा, 4 दिन की होगी तो क्या होगा। तो वो एक जो ट्रांजिशन है उसकी वो काफी स्मूथ ट्रांजिशन होती रहती है। जैसे सेपिया में भी देखते हैं तो सेपिया को घर के काम करने हैं तो उसको पता है कि मुझे क्या क्या करना है, किसकी क्या जरूरत है, उसको किस तरह से देना है। तो वो बहुत ही स्मूथली चलते रहता है। डांस में और बाकी मूवमेंट्स में ग्रेस और स्मूथनेस का, कि एक मूवमेंट से दूसरे बीट पे दूसरी क्या मूवमेंट आएगी, वो आपका एक ग्रेसफुली चलता रहेगा। तो डांसिंग में स्मूथ मूवमेंट चलती रहती है और आपको रिदम के साथ चलना है, बीट के साथ चलना है, गाने के साथ चलना है। तो आप अपने रोल, अपनी जो काम है उसको, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टैली करके आप एक रिदम में चलते हो, एक ताल पे चलते हो। तो उसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। एक फ्लो में वो फ्लूइडिटी वो चलती रहती है। वैसे ही एपिस का भी जो काम है, बाकी जो भी डांसिंग की रेमेडीज हैं जैसे इग्नेशिया है, सेपिया है, कार्सिनोसिन है, ये काफी स्मूथ मूवमेंट होती रहती है कि वो इंस्टिंक्चुअली समझ जाते हैं कि ये बीट पे मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा। आई होप इट इज क्लियर। मैम हेलो एक डॉक्टर क्वेश्चन अनीता। हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। आपने इसमें एक रूब्रिक लिया है इंडस्ट्रियस, हाँ जी। है ना? तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट विद डिजायर एक्टिविटी फॉर? डिजायर, I mean, she is not intelligent. Industrious, with what you will relate industrious to intelligence, or this lady is not intelligent according to you? I am not saying that it is not intelligent. She is intelligent, but not like Lachesis जो planning करता है। Lachesis का जो And Apis is not नहीं intelligent. रहता है।
So I please differentiate between industrious and activity design. एक्टिविटी मतलब जनरल एक्टिविटी। अभी बच्चा इधर उधर खेलते रहता है, चढ़ता है ऊपर, जंप करता है, कुछ भी करता है, तो हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव बच्चा है। लेकिन इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री का एक पर्पस होता है। हम इंडस्ट्री कब डालेंगे, एक क्लियर पर्पस के साथ डालेंगे कि ये इंडस्ट्री चलेगी, और वो इंडस्ट्री का जो चलना होगा वो एक पर्पस के साथ, एक प्रोडक्टिविटी के साथ चलेगा। कोई भी इंडस्ट्री हमेशा एक प्रोडक्टिविटी रहेगी उसमें। और ये औरत है ना इंडस्ट्रियस, वो काफी सारी चीजें बनाती है और बेचती है, उसका वो प्रायोरिटी पैसे कमाना नहीं है, लेकिन उसको बिजी रहने के लिए भी वो उसकी एक्टिविटी फ्रूटलेसली, इसलिए मैंने बोला कि फ्रूटलेसली आप पकड़ सकते हो, क्योंकि वो पैसे के बारे में नहीं सोच रही है कि मेरी ये एक्टिविटी का फल क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन उसको वो जो क्रिएटिविटी है वो तो काफी अच्छे तरह से डायरेक्टेड क्रिएटिविटी करती है, कि वो चटनियां बनाती है या वो जो भी चीजें बनाती है उसको बहुत अच्छे से वो बनाती है, उसके माइंड में काफी सारी आइडियाज चलती है इस तरह की। तो वो वैसे इंडस्ट्रियस मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी तो है, पैसे के लेवल पे नहीं होगी, लेकिन चीजें दिखने में अच्छी हैं, चीजें प्रोडक्टिव हैं, वो बेच सकती हैं, और वो काफी बड़ा अच्छा सा हैम्पर बना के लेकर आई थी। मैम प्लेफुल एंड एक्टिविटी डिजायर, एक मिनट, इंडस्ट्री जो है मतलब एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी रहती है, जिसका कुछ एक पर्पस रहता है और वो पूरा होता है। May not be intelligent, हाँ, may or may not be intelligence behind. हाँ, अभी इंटेलिजेंस कैसा है ना, इंटेलिजेंस ये एक क्रिएटिविटी है। आप देख के भी किसी चीज को बना लेते हो, या कोई किसी से भी आइडियाज लेके बना सकते हो, तो वो देख के या उसके मन में जो भी, वो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है कि देख के बना लेते हैं, वो भी बहुत मतलब एक चीज है कि बेसिकली इसका कैसा है कि क्रिएटिविटी से जाके ज्यादा देख के बनाना, और वो चीज मतलब जैसे अभी उसने एक प्लास्टिक का डब्बा दिया, प्लास्टिक के डब्बे को काट कर उसने एक उसमें से फ्लावर वास बनाया, एक मोर के शेप का, तो वो स्किल तो चाहिए उसके लिए। मैम आर्टिस्टिक भी तो है। हाँ, आर्टिस्टिक बोल सकते हैं, लेकिन अभी कैसा है ना कि अभी एक आर्ट होती है जो आप में शुरू से बचपन से आर्ट एक भरी हुई रहती है, और एक आर्ट है कि आप देख के सीखते हो। अभी कोई इनेटली आर्टिस्टिक नहीं है और देख के भी अगर वो आर्ट सीखता है तो आप उसको आर्टिस्टिक नहीं बोल पाओगे ना, उसमें वो स्किल अक्वायर की है। जैसे अगर मुझे गाना शुरू से गाना नहीं आता है और मैं गाना सीख के फिर गाती हूँ, तो आप उसको ओरिजिनली आर्टिस्टिक बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आप उसको? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं ना कि बच्चा बोलना सीखता है और वो गाना सीख जाता है, इनबॉर्न है, इनबॉर्न। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे आपको वो ये जो कुछ रूब्रिक्स है ना, वहां पे वो आपको विथ पिंच ऑफ सॉल्ट लेने और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आपको इसलिए बताया कि आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी है, ओवरऑल पिक्चर में आपको ये औरत कैसी लगती है, इसलिए मेरा फोकस यही था कि आप पीपीपी तीनों देखिए। मैम प्लेफुल एंड एक्टिविटी डिजायर, डिफरेंस बिटवीन प्लेफुल एंड एक्टिविटी डिजायर। एक्टिविटी डिजायर में कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, प्ले में एक मजा है, प्ले में खेलने में मजा आता है। एक एक्टिव चाइल्ड और प्लेफुल चाइल्ड में यही फर्क है कि प्लेफुल चाइल्ड आपको कोई भी चीज, उसको अगर आपका चाबी का छल्ला भी मिल गया तो वो उसके साथ खेलते रहेगा, उसको उठ के भागने की जरूरत नहीं है। एक्टिव को आप खिलौना भी दोगे तो वो खेलेगा नहीं, वो भागेगा। इसलिए आपको ये पता होगा कि हाइपर एक्टिव बच्चों की मदर्स बोलती हैं कि इसको आप कितने भी खिलौना भी लाके दोगे तो वो बैठेगा नहीं, वो खिलौना छोड़ के भी भागता है। और प्लेफुल होगा, वो छोटी सी छोटी चीज को लेके खेलता रहेगा। एक उसको धागा भी मिल गया, एक रस्सी भी मिल गई, टुकड़ा रस्सी का भी मिल गया, या एक कुछ कोई भी चीज, एक बॉल भी मिल गया, तो प्लेफुल बच्चा उसके साथ भी खेल सकता है। उसको कुछ भागना, दौड़ना, जंपिंग करना ये सब जरूरी नहीं है, वो बैठ के भी खेल सकता है। खेलना है मतलब आप प्लेफुली एक एंगेज करते हो वो चीज के साथ और उस चीज को एंजॉय करते हो। मैम फिर अम्यूजमेंट डिजायर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, प्लेफुल में बेसिकली क्या है कि आप इन्वॉल्व होते हो, आप खुद पार्टिसिपेट करते हो, आप खुद खेलते हो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अम्यूजमेंट में आप दूसरों को क्रिकेट खेलते हुए देख के भी आप अम्यूज कर, मैच देख के आप एंटरटेन हो सकते हो। तो अम्यूजमेंट में जरूरी नहीं है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप टीवी देख के खुद को अम्यूज कर सकते हो।
आप कार्ड्स खेल के अम्यूज कर सकते हो, तो अम्यूजमेंट में आप इन्वॉल्व हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन मजा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, आप एंटरटेन हो रहे हो। अभी वो आपको दूसरा एंटरटेन कर रहा है या आप खुद खेल के, खुद गा के, खुद डांस करके एंजॉय कर रहे हो। प्ले में तो आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। हेलो मैम, सॉरी। बैठे बैठे बॉटल के साथ भी खेल सकती हूँ मैं, उसका ढक्कन खोलूं बंद करूं। मैम मैं कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैम एपिस मेल में पेशेंट ऐसे भी बोल सकता है क्या कि मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर मेरे को गाइडेंस नहीं मिली और मैं अगर मिलती तो मैं ये बन पाती, मतलब वो ऐसे मैंने पूरा एपिस मेल पढ़ा नहीं है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि वो ब्लेमिंग जो नहीं, वो कब होगा ना कि वो वही क्लैरिटी की मैं बात कर रही थी। वो क्लैरिटी एपिस में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ये लेवल का इंट्रोस्पेक्शन है कि मुझे क्या करना था और मैं क्या नहीं कर पाई। उसका जो सिस्टम में इनबिल्ट है वो प्रोग्रामिंग जो है वो करते जाती है। इसलिए आप वो जो जिसको एम्बिशन होगा या डिजायर होगा या जो क्लैरिटी होगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, और उसको उसके पेरेंट्स का गाइडेंस नहीं मिला या किसी भी वजह से उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसमें इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन इसको ये इतना क्लैरिटी नहीं है जी। तो मैम हो सकता है इसमें ये सिम्टम मेरे हिसाब से इतना नहीं होगा। जी फिर भी जी आपको हर केस को टोटालिटी में देखना बहुत जरूरी है, आप वर्जन्स पे मत अटकिए। नहीं मैम, टोटलिटी हैप्पी स्मेल की आ रही, किडनी अगर फेल्योर है मैम। टोटालिटी आती है तो आप जरूर सोचिए, जी मैम, एक थैंक ही यू सर। पॉइंट पे डिसमिस मत कर दीजिए। मैम ब्लेस्फेमिंग, कर्सिंग एंड कंप्लेनिंग में डिफरेंस मैम? ब्लेस्फेमी, कर्सिंग एंड कंप्लेनिंग में तो शिकायत करना है। आप किसी छोटी सी भी बात की शिकायत कर सकते हो। आप होटल में रहने गए और गद्दा नरम नहीं था, आप उसकी शिकायत कर सकते हो। पानी गर्म नहीं था, उसकी भी शिकायत कर सकते हो। कंप्लेन बॉक्स बोलते हैं ना कि होटल में, स्कूल में, कहीं पे भी कंप्लेन बॉक्स रखा जाता है। आप अपनी कंप्लेन लिखिए। कंप्लेन मतलब आप कोई भी चीज से डिससेटिस्फाइड है और आपको वो अथॉरिटी को बताना है कि ये चीज आपकी हमें पसंद नहीं आई, उसको कंप्लेनिंग बोलेंगे। और ब्लास्फेमी में तो आप गॉड को, जो अपने आप से ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं, उसके बारे में भी आप कुछ भला बुरा कह सकते हैं। जैसे भगवान ने मेरे साथ बुरा किया तो भगवान है ही नहीं, भगवान को अक्ल ही नहीं है, ऐसे कैसे मेरे साथ इस तरह से कर दिया, मैंने कौन सा बिगाड़ा था। तो ब्लास्फेमी वहां पे आता है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। या जैसे आपने अभी देखा होगा कहीं पे कुछ आर्टिस्ट लोग हैं, वो जो गॉड की पिक्चर बनाते हैं उसको बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद फिर उस पे हल्ला हो जाता है कि हमारे भगवान के साथ आपने ऐसे कैसे किया। या जूतों की माला पहनाई जाती है बड़े बड़े नेताओं को। तो इस तरह का जो है वो ब्लास्फेमी है। कर्सिंग है मतलब आप किसी के लिए बुरा इच्छते हो और वो गॉड को बोलते हो कि जैसे इसका बुरा हो जाए। मैम जूतों की माला पहनाना ब्लेस्फेमिंग, कर्सिंग होगी या इंसल्ट होगा या रेवरेंस, लैक ऑफ रेवरेंस होगी? लैक ऑफ रेवरेंस भी हो सकता है। और अगर वो बहुत ही मतलब ब्लास्फेमी कब होगा, जब आप बहुत ही ऊंचे ओहदे वाले, मतलब वो एकदम रेवरेंट आदमी है और उसके साथ आप इस तरह की हरकत करते हैं। इसमें किसी डिग्रीज का थोड़ा थोड़ा फर्क है। रेवरेंस, लैक ऑफ, अभी आप रेमेडीज अगर आप डालेंगी तो शायद रेवरेंस, लैक ऑफ और ब्लास्फेमी में कॉमन रेमेडीज होंगी, और एक खाली एक इंटेंसिटी का फर्क है। ब्लास्फेमी में आप बुरी तरह से इंसल्ट करते हैं। I'm sorry I couldn't respond when you asked me due to internet issues. Could you please explain that rubric regarding the nursing of the child? I couldn't get it. इसमें कैसा है कि ये रूब्रिक है, इन एपिस यू हैव अ रूब्रिक, nursing child wants to be nursed only during daytime. So if you see, when child is born, even at least till 3-4 months, child is to be nursed every 2 hours. And hardly, mothers are able to sleep because of that, because they have to keep nursing the child. So, but if this child is such that he wants to be nursed only during daytime, that means
child does not cause any discomfort or doesn't disturb the mother at night. So that I took it as like they are so caring at that time also, that in childhood when they are too small, they are so caring that they will not disturb mother at night. Oh, okay, thank you. So it's regarding the child, Apis child, not the Apis mother. But then you can take it forward metaphorically, saying that the person is such caring that he will not trouble others. Okay, thank you. और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं. I will be active in the group. सर वाइंड अप कर सकते हैं अभी? Hello, Dr. Anita. One question. Yes, You said nursing child will not disturb the mother. Nursing child would be up to 1 year old. He does not have this kind of intelligence that I'm hungry and I should not disturb my mother at night. How would you explain? it comes very innately. Or metaphorically you will take it? Yes, you can say it. I am taking it metaphorically because it comes innately. Now, if you see carcinosin child, even from birth, you must have heard arsenic child, as soon as it wets the pant, they will cry. So fastidiousness comes from that time. So it is inbuilt in you. So certain carcinosin child, even from beginning, from childhood, But caring is the attitude which is, I think, 1 year old child about nursing cannot understand at night that he should not I'm not disturb. saying it is If he is hungry, then he has to be fed. Yeah, I'm saying ki Apis is such thing as like it has a quality that they don't want to disturb, to the extent, even a small child who doesn't have that much, development of brain, still the child instinctually also does not disturb. Hunger is an instinct. Hunger is a basic, need. But still, I have heard very few children who do not trouble at night and who do not get up at night and allows mother to sleep whole night. So I found it very characteristic. Yes, ये उसकी नेचर में होगा, ऑलरेडी इनकलकेटेड होगा. Even in 1 day old, people have given sulfur from communicative child engages, gives you a, that feeling that child is smiling at you or child is looking at you. So some certain things are very inbuilt and very characteristic. It is not a thought of thing. That's what I said. Ki Apis is very instinctual. It is invertebrate. It doesn't have a well-developed brain or nervous system for that matter. So the instinct is also such that instinct is caring. So that is why I showed you age-wise roles and responsibilities. So it is already, inbuilt in them that they have all these qualities inbuilt in them. Like honey. Thanks. Thank you. Like Very nice session. This lady says that you have to talk sweetly. And you see honeybee is making honey which has medicinal qualities, which has nutritional qualities, which has sweetness. So they are spreading sweetness. Thanks, Dr. Anita. Very nice session. You explained Apis so well. Thank you. Ma'am, please tell something about, elaborate something on the sensitive steel points directed towards her. Sorry, sensitivity to? Steel points directed towards her. अच्छा. Steel points directed towards her में मतलब क्या है कि आपकी तरफ कोई नुकीली चीज आपकी तरफ देख रखता है. तो अभी जैसे आप नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि कोई आपको सुई पकड़ के या सुआ पकड़ के आपको दिखा रहा है. तो you have to try to understand it metaphorically कि steel points are बहुत sharp words. बोलते हैं ना कि इसने ऐसी बात की कि वो मुझे चुभ गई. मतलब वो बात इस तरह की शार्प है जो आपको चुभ जाती है. तो मतलब जो आपको इस तरह की बात करता है जो आपके दिल में चुभ जाए. अभी ये भाई, इसकी भाई के साथ रिलेशन पहले बहुत अच्छा था. जो उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे रिश्ते को नजर लग गई. मैंने वो स्लाइड में लिखा हुआ था, शायद बोलने के टाइम पे एक आधा पॉइंट मिस हो गया होगा, कि इसे लगता है मेरे भाई मेरे इतने क्लोज थे कि लोग बोलते थे कि ये हमारी मिसाल देते थे
लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई कि भाई आज दूसरों को मेरी बुराई करता है, मतलब ये बात उसको चुभ रही है कि अपना होके वो मेरी बुराई दूसरों के साथ कैसे कर सकता है। तो स्टील पॉइंट्स आर समथिंग व्हिच विल पोक यू, व्हिच विल प्रिक यू। ऐसी जो शार्प बात होगी, ऐसी एक हर्टिंग बात होगी जो आपको दिल में चुभ जाती है। थैंक यू। या Ma'am, can you fear please of explain needles भी इसमें the क्रॉस rubric रेफरेंस of में, moth? एक मिनट, इसमें आपके क्रॉस रेफरेंस में फियर ऑफ नीडल्स भी आएगा, फियर ऑफ पिंस भी आएगा, जिससे साइलिशिया है, स्पाइजेलिया है, इस तरह की रेमेडीज भी हैं इसमें। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म में आ सकता है। बोलिए नमिता जी। Ma'am, can you please explain the rubric about the mirth, wretched simulating hilarity while he feels? हाँ जी, इसमें रेचेड क्या है ना कि रेचेड इतना पिटिएबल स्टेट होता है कि मेरी ऐसी बुरी अवस्था है, ऐसी पेनफुल अवस्था है, ऐसी दर्दनीय अवस्था है। रेचेड फीलिंग अंदर से तो वो रेचेड फीलिंग है कि मैं एक विधवा हूं, मैं एक पूजा में पार्ट नहीं ले सकती हूँ जहां पे कपल्स हैं, जहां पे कपल पार्टीज होती है वहां नहीं जा सकती हूँ। और मुझे दिखाना क्या है, सिम्युलेटिंग मीन्स उस तरह का दिखाना है। सिम्युलेटिंग मतलब सिमिलर टू। मर्थ, मर्थ मतलब एक खुशी, एक जॉय, एक आनंद। तो आपको दिखाना वो है, क्योंकि आपको पार्ट लेना है उस चीज में। आप चाह के भी घर पे नहीं बैठ सकते हो। आपके दोस्त आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं आना तो है, आप रुकाबे ना जाइए, कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आपके हस्बैंड तो क्या हो गया, हम लोग भी तो हैं। तो वो एक मौत सिमुलेटिंग हिलैरिटी, मतलब अंदर तक दिल टूटा हुआ है, दुखी है, लेकिन वो फिर भी ये एक क्वालिटी है। आप ये जैसे वाइवेशियसनेस बोलते हैं, जिसमें आप एक, आपको देख के ही वो आदमी से एनर्जी मिलती है। तो बी एक ऐसा इंसान है कि मतलब वो नेट्रम्यूर की तरह वो रेचेड फील करके, खुद को दुखी करके वो बैठा नहीं रहेगा। रेचेड होने के बाद भी वो हंस के बात करेगा और पार्टिसिपेट करेगा। आपसे इस तरह से बात करेगा कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है या दिल में कितना दर्द है। आई होप इट इज क्लियर। ब्यूटीफुल। Thank you, ma'am. ये एक इंसेक्ट की वाइवेसिटी है। आप मक्खी को कभी भी ऐसे बैठा हुआ नहीं देख सकते हो। एक फूल मुरझा गया तो वो उस मुरझाए हुए फूल पे बैठ के उसकी दुख रोती रहेगी, वैसा नहीं होगा। वो दूसरे फूल पे चली जाएगी, मतलब उसको एक और अट्रैक्शन, कुछ लाइफ में एक कोई और एंजॉयमेंट का सोर्स मिल जाएगा तो वो उसमें निकल जाएगी। हेलो मैम, एक केस था मैम, मैंने एपिस दी थी उसको, वो अर्टिकारिया का केस था। तो उसमें पेशेंट की मॉम ने बोला कि ये जो अर्टिकारिया होता, खुजली आती तो ये अपना हेड स्ट्राइक करता है, मतलब वो क्या है, ठोकता है दीवार पे। तो मैं उस टाइम माइंड मेथड में था नहीं मैम, मैं अभी भी नया हूँ। तो मैंने ये रूब्रिक देखा नॉकिंग करके और देखा तो एपिस थी। मैंने एपिस के 3 डोज दिए, पेशेंट एक ही बार में ठीक है हो गया है। तब मेरे को लगा कि ये है मतलब माइंड में कुछ, तब से मेरा इंटरेस्ट हो गया और अभी सीख रहा हूँ मैम। थैंक यू, आज का जो आपका जो सेशन बहुत बढ़िया था मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और इसमें ये कैसा है ना, इन्वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं, जो ज्यादा इवॉल्व नहीं है, उनमें ये दिमाग नहीं होता है, तो उसी तरह से उनमें टॉलरेंस लिमिट भी कम होती है। सिर ठोकना मतलब आपको इतना टॉलरेंस नहीं है कि आप एक खुजली से अपना सिर फोड़ रहे हो। तो वो जो एक टॉलरेंस लिमिट है, जो कैपेसिटी है, इनर रिसोर्सेज है, वो इतने ये सब इंसेक्ट्स में और ये प्रिमिटिव एनिमल्स में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह का रिएक्शन छोटी सी चीज से भी आ सकता है। ये गुस्से वाला सिर फोड़ना नहीं है, रेज वाला सिर फोड़ना नहीं है। चीज बर्दाश्त नहीं होती है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सिर फोड़ दिया। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी भी नहीं बोल सकते मैम इसको। एक आप खुजली से इतने परेशान हो जाते हो
आप हर चीज को रूब्रिक की तरह से मत लीजिए, आप थोड़ा उसको स्टेट को महसूस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओ Amazing, ma'am. Thank कोई you, ma'am. ऑडियंस Nice में है session. यहाँ पे? गोपाल जी, राशि, हाँ जी, आपको डॉली जी सेशन का रिकॉर्डिंग अशोक सर डाल देंगे, कब डालेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन डालेंगे। और आपको पीपीटी चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत जबरदस्त थैंक्स सेशन था। एवरीवन। आई डोंट नो अभी ये कोई सेशन में है कि मैं वाइंड अप कर लूं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन संडे मॉर्निंग। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए, मैं एक्टिव रहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई भी एडमिन दिख नहीं रहा है। यस मैम, आप क्लोज कर सकते हैं और दोबारा फिर आप कोई लेक्चर वो करना मैम, बहुत बढ़िया आप चाहते हैं। सुपर मैम, बहुत अच्छी, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना मैम, सच में बहुत डीप लगा हमें। थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू मैम। थैंक्स वंस अगेन मैम। थैंक यू। वेलकम बैक।